हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गुंडर यंग मैन, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। अगर प्रकाश का अपवर्तन आप ध्यान से जानना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ों के बारे में बेसिकली नॉलेज होना चाहिए, एक सघन और दूसरा विरल। जैसे ही आप इनके बारे में जानेंगे तो आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सघन अर्थात सघन माध्यम के बारे में। तो माध्यम की अगर बात करें, सघन होता है, दूसरा देखिएगा विरल। तो सघन और विरल के लिए थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, जिसके आधार पर आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो सघन है या विरल है वो किस प्रकार से डिफाइन है। तो ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण, ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। कण कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, अर्थात क्या मतलब इसमें कैसे कराएंगे, कण दूर दूर होते हैं। अब जब कण पास पास है और दूर दूर है तो ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कण पास पास है तो उस जैसे बहुत सारे लोगों को बैठा दिया जाए तो क्या आप तेज दौड़ के निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते हैं। लेकिन अगर उसकी जगह पर दूर दूर लोगों को बैठा दिया जाए तो आप आसानी से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब बहुत तेजी के साथ आप निकल जाएंगे। तो अगर कण पास पास हैं, ध्यान समझिएगा, अगर कण कैसे हैं, पास पास है, तो माध्यम में जो चाल रहेगी आपकी वो कैसी हो जाएगी, धीमी। प्रकाश की चाल कैसी हो जाएगी, धीमी। ध्यान समझिए, अगर कण पास पास हैं तो प्रकाश की चाल कैसी हो जाएगी, धीमी, तीव्र नहीं। बस मैं आपके जानना चाहता था ये। अब मैंने बिल्कुल सही लिखा है कि प्रकाश की चाल कैसी हो जाएगी, धीमी। लेकिन अगर कण दूर दूर है तो प्रकाश की चाल कैसी हो जाएगी, तीव्र। इस माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी जाएगी, तीव्र अर्थात तेज। तो जब ये दोनों चीज़ें आप समझ चुके हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी रहती है तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी रहती है, तेज रहती है, तो आप आसानी से समझने के लिए तैयार हैं कि प्रकाश का अपवर्तन आखिरकार होता क्या है। तो आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। तो कोशिश करते हैं समझाने की कि जो वायु है या जल है, तो समझिएगा, तो वायु में जो कण रहते हैं वो कैसे रहते हैं जल की तुलना में। तो पहले जल की बात कर ले तो जल में कण कैसे रहते हैं, पास पास, और वायु में कण कैसे रहते हैं, दूर दूर। अब जब दोनों माध्यम में कण पास पास हैं, एक में पास पास है, दूर में दूर दूर, तो जिस माध्यम में कण पास पास है धीमे, और जिस माध्यम में कण दूर दूर है वो कैसे हो जाएगी, तेज हो जाएंगे। मतलब प्रकाश की चाल का ये, तो आप समझिएगा ध्यान से। अब अपवर्तन आप समझने के लिए तैयार हैं कि जब कोई प्रकाश, यार समझिएगा, मैंने चाल लिख दिया लेकिन इसका मतलब क्या है, प्रकाश की चाल इसे समझिए। जब कोई प्रकाश की चाल या प्रकाश क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यार एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और जब विचलित हो जाएगी तो ध्यान समझिएगा, जैसे कहीं का पास पास है तो आपको जाना है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दूर दूर है तो जाने में समय आसानी से हो सकता है। लेकिन जब प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अर्थात प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। प्रकाश किरण की यह घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है कि नहीं है, बताइए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहाँ आपको क्लियर हो गया। और मैं और अच्छे से इसको समझाने का कोशिश करता हूँ, इससे आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो समझिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। और थोड़ा समझिएगा कि कंडीशन इसमें दो होती हैं कि सघन माध्यम से कहाँ पे जाएगी, विरल माध्यम में प्रकाश की किरण। तो चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहला माध्यम मान के चलिए क्या है, सघन। तो जो सघन माध्यम है जिसको हम क्या मान लेते हैं, कांच, जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो और कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है जो मैं मान रहा हूँ वही आप मान। तो पहले प्रकाश किरण के माध्यम से सीखिएगा। प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से गई, सघन माध्यम में आराम आराम आराम, मतलब कण पास पास में तो आराम 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 से निकल। लेकिन जैसे हमने देखा कि विरल माध्यम में, तो भैया विरल माध्यम कण दूर दूर, अब तो अपन चुने होके चलेंगे। तो मतलब जाना हमें जिस मार्ग से था उस मार्ग से ना जाके हम क्या हो जाते हैं, मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और प्रकाश की किरण की तुलना में, पहले की तुलना में ये क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित होकर दूर की तरफ चली जाती है। जैसे ही ये घटना अपनी कंप्लीट होती है तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश की जो किरण का है वो कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल धीमे चल रही थी, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल तेज गई है। तो पहले माध्यम में जो प्रकाश की आने वाली किरण होती है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। ध्यान समझिए, प्रकाश की आने वाली किरण क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे,
अपवर्तित किरण, और जिस पे ये रहती हैं उनको अपन लोग क्या कह देते हैं, अभिलंब। देखिए दोनों किरणें जिस बिंदु पे मिल रही हैं उस पे खींचा गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण रहता है उसको कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण रहता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। बताइए क्लियर है कि नहीं है। आपतन कोण यहाँ पे, अपवर्तन, तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं एंगल आई बराबर आपतन कोण और एंगल आर बराबर अपवर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण है तो अपवर्तन कोण हो जाएगा, तो वहां पे आपतन और परावर्तन कोण था। इतना क्लियर है कि नहीं है। बस समझिए जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से कैसे हट जाएगी, दूर। पहली कंडीशन में क्या है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से किस माध्यम में जाने वाली है, विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से हटती है दूर। अभिलंब से कैसे हटेगी, दूर। बताइए क्लियर है कि ना है। अच्छे से समझिए, चीजें क्लियर होंगी। सघन से आई और कहां पे चली गई, विरल माध्यम में, तो अभिलंब से कैसे हट गई, दूर। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट हो जाए कि अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से आए और कहां पे चली जाए, सघन माध्यम में, तो जो सारी घटना है वो जस्ट कैसे हो जाएंगी, अपोजिट। समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। ये हमारा अभिलंब हो गया, प्रकाश की आने वाली किरण को अपन लोग कौन सी किरण कहते हैं, आपतित। अब जब देखिए यहां अभिलंब से दूर हट रही थी तो यहां अभिलंब के क्या आ जाएगी, पास। तो बस इतना है कि भाई ये अभिलंब की पास आ गई। इसको जाना कैसे चाहिए था, जाना तो ऐसे है, लेकिन ऐसे ना जाके ऐसे हो जाती है। इनके बीच बनने वाला कौन, एंगल आई, इनके बीच बनने वाला कौन, एंगल आर। और इसको किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, और इस किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। और इस घटना में होगा क्या कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के क्या आ जाएगी, पास। क्या आ जाएगी, पास। बताइए यहां तक अगर कोई दिक्कत हो, नहीं तो मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। नॉर्मल समझिएगा, प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सघन और विरल। तो सघन किसे कहते हैं, जिसमें कण पास पास हो और जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, धीमी हो। दूसरा विरल किसे कहेंगे, जिसमें कण दूर दूर हो और प्रकाश की चाल क्या हो, तेज हो। अब वही आ जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन आखिरकार है क्या। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण की यह घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब जो अपवर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक सघन से विरल माध्यम में और दूसरा विरल से सघन माध्यम में। तो ध्यान से समझिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी, देखिए सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन अभिलंब से और दूर हट गई भैया। और यहाँ पे जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी। और प्रकाश किरण की यह घटना, संपूर्ण घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन। बताइए कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं इसको इरेज करता हूं। तब तक आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा। देखिए चैनल पे बने रहिए, आपको समय समय पर सारी चीजें प्रोवाइड कराते नहीं की गारंटी मेरी है, तो आप विश्वास रखिएगा, मैं आपको सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगा और एक एक क्वेश्चन के साथ। अब देखिए जहां तक अपना क्लियर हो चुका है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि यहां तक क्लियर हो गया अपवर्तन प्रकाश का। और जैसे प्रकाश का अपवर्तन क्लियर होता है तो ध्यान हो आपको, प्रकाश के परावर्तन के बाद हमने क्या पढ़े थे, परावर्तन के नियम। तो यहां पे भी क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम में बेसिकली है क्या, चीजें क्लियर करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या था, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना लेता हूं जिसको आपको चीजें क्लियर हो जाएं। अब ये क्या है, एक माध्यम ये हो गया विरल और ये माध्यम क्या हो गया, सघन। तो समझने की कोशिश कीजिए, प्रकाश के आने वाली किरण को आपतित किरण कह रहे थे, तो आपतित किरण, और जो दूसरी कौन सी थी, अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर अभिलंब।
तीनों क्या हो जाएंगे, एक ही तल पर होंगे भाई। यही परावर्तन में था और यही अपवर्तन में, बस अपवर्तित कण यहाँ पे चेंज हो गई है। नॉर्मल समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम कोई भी कॉपी ले लें इस तरीके से, तो भाई प्रकाश की आने वाली किरण ये हो गई है, और जो प्रकाश से टकराकर, देखिए प्रकाश की आने वाली किरण हो गई, मतलब एक माध्यम में ये है और दूसरा ये अपन लोगों ने क्या कर लिया है, एक माध्यम लगाए हैं जिससे ये क्या इसको शो करेगा कि भाई अलग अलग हो रहे हैं। तो ये ऐसा है और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब ये घटना होगी तो प्रकाश क्या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो और तल क्या है, तल तो समझने की कोशिश कीजिए, तल तो एक ही है ना, इसी तल पे ये ऊपर की तरफ है, इसी तल पे ये है, और इसी तल पे क्या खींचा गया है, लंब खींचा गया है। तो इसको याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं, समझ गए होंगे आप लोग कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पे होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। बताइए क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट होगा ही नहीं। अब अपने आते हैं दूसरा नियम, इंपॉर्टेंट नियम है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अच्छे से पढ़िएगा और इंपॉर्टेंट भी है हमारे नजरिए से। देखिए जब सघन माध्यम में ये बनता है, विरल माध्यम में बनना है, तो इसको अपन लोग एंगल आई के माध्यम से डिनोट करते हैं। एंगल आई बराबर क्या होता है, आपतन कोण। अब जो ये जो आपतन कोण है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री ध्यान हो, मैथ में पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो भाई उसमें ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम यहाँ पे लिख दें कि जो साइन है, साइन को हिंदी में क्या लिखते हैं, जया, और कॉस, नहीं कॉस का क्या करना है, और एंगल जो आर है उसको अपन लोग क्या लिख देंगे, अपवर्तन कोण। देखिए एक माध्यम इसको मान लीजिए और दूसरा माध्यम इसको, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, तो कुछ नहीं कहना है, सघन माध्यम कहना है तो ठीक है, अगर ये सघन है तो ठीक, नहीं तो विरल कह दीजिए, नहीं तो सबसे बेहतर है पहले माध्यम। क्या कहेंगे, पहले माध्यम में बनी आपतन कोण की जया। आपतन कोण की जया, एंगल आई है और जया मतलब साइन, तो साइन आई हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या कहेंगे कि पहले माध्यम में बनी, पहले माध्यम में बनी आपतन कोण की जया, पहले माध्यम में बनी आपतन कोण की जया व दूसरे माध्यम में बनी अपवर्तन कोण की जया, की जया का जो अनुपात होता है, यानी कि जया का क्या होना चाहिए, अनुपात, वही क्या कहलाता है, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता, अनुपात नियत रहता है। बताइए कोई दिक्कत, मैं क्या कह रहा हूं कि सघन माध्यम में आपतन कोण की जया का मतलब क्या हो जाएगा, साइन आई, लिख दीजिए यहां पे साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया का मतलब क्या हो, अपवर्तन कोण की जया का मतलब क्या हो जाएगा, साइन आर। तो सघन पहले माध्यम बनी आपतन कोण की जया और दूसरे माध्यम में बनी अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात रहता है वो क्या कहलाता है, नियत, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है और जिसको अपन लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। तो बताइए अगर कोई दिक्कत हो, मेरे हिसाब से तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, दो, जैसे परावर्तन के दो नियम सेम, अपवर्तन के दो नियम। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। भैया याद कर लो, रट लो नहीं तो। दूसरा, पहले माध्यम में बनी आपतन कोण की, पहला माध्यम है ये अपना, और जया किसकी बन रही है, आपतन कोण। आप जया का मतलब साइन और आपतन कोण मतलब आई, तो साइन आई, और दूसरे माध्यम में बनी अपवर्तन कोण की जया साइन आर का जो अनुपात है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। तो भाई मैंने लिख दिया साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन, जहां एन को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिए, अपवर्तनांक वह संख्या है, क्या है, अपवर्तनांक वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है, जो यह क्या करती है, प्रदर्शित करती है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अन्य माध्यम के सापेक्ष, या फिर कोई माध्यम है उसमें जो चाल रहेगी
उसकी जो चाल रहेगी वो चाल प्रकाश की तुलना में, किसकी तुलना में, प्रकाश की तुलना में कितने गुना कम है या ज्यादा है। क्या क्या अपवर्तनांक वह संख्या जो यह प्रदर्शित करती है कि प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की तुलना में निर्वात में कितने गुना होने वाली है। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। अब ये बेसिकली एक और आ जाता है कि अपवर्तनांक, तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष। तो बताइए, अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो तो आप बता सकते, नहीं तो मेरे को तो फिर बताना ही है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक की अगर बात की जाए तो बहुत सरल है। कैसे, हमें पहले चुनना है कि भाई माध्यम, तो पहला माध्यम अपना क्या हो जाए, निर्वात या वायु। तो जब पहला माध्यम निर्वात या वायु और दूसरा माध्यम अन्न हो जाए तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर पहला माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात ना हो, जैसे कांच हो जाए, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब ये होता क्या है, जो माध्यम रहेंगे, माध्यम की अपन लोग को तुलना करवानी है प्रकाश की चालों से। चालों व माध्यम की तुलना समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, चीजें क्लियर भी हो जाएंगी और आपको कोई दिक्कत भी ना होने वाली है। थोड़ा इसको इरेज कर लूं जिससे चीजें और क्लियर आपकी निखर के आएंगे। तो नॉर्मल है क्या, जैसे मैं कहूं कि पहला माध्यम वायु है और जो दूसरा माध्यम है वो क्या है, कांच। पहला माध्यम क्या हो चुका है, वायु, और दूसरा माध्यम कांच। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो देखिए जो कांच रहे, वायु रहेगी, उसको क्या से डिनोट करेंगे, ए, कांच को जी से करेंगे, और जो कोई लिक्विड है मान के चलो उसको एल से डिनोट कर लेंगे। जो भी आपका मन हो तो उससे डिनोट कर सकते हैं। और अपवर्तनांक का एन साइन होता है, तो पहले माध्यम मतलब ए, दूसरा माध्यम मतलब एन के सापेक्ष अपवर्तनांक तो एन। तो इसको कैसे लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब हो सकता है कि उन्होंने ये नहीं दिया हो, वो कह दें कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल को क्या करेंगे, W, इसको क्या कहेंगे, G, तो WnG मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बताइए क्लियर है कि नहीं है। तो अब इस तरीके से आप अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं सापेक्ष। अब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और देखिए पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, V है, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, VG। तो अब वो कहते हैं कि प्रकाश की चाल तथा सापेक्ष अपवर्तनांक की तुलना कीजिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि पहले माध्यम के मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। सेम इसी प्रकार से इसमें प्रकाश की चाल पूछे तो पहले माध्यम में क्या है, W, और दूसरे माध्यम में क्या है, G। अगर देखिए निर्वात में कुछ हो ऐसे सकता है कि वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल हम जानते हैं कितनी होती है, C। तो C कितना, C का मतलब कितना हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आसानी से आपको याद करने की आवश्यकता है, जिससे ये और भी जो चीजें रहेंगी आपकी क्लियर होके आएंगी। बताइए यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, नहीं तो जल्दी से इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और लगभग 20-15 मिनट का आपका लेक्चर हो चुका है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आ रही हो आपको, और लग रहा हो कि अच्छा मजा आ रहा है बिल्कुल, तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल गोल्डन यंग माइंड पर। ऑल द वेरी बेस्ट।